हिंदी साहित्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेखावटी मिशन 2022 अंतरा भाग 2 काव्यखंड के हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि परीक्षा में आने के 100% चांस है। बहुत मेहनत के साथ शेखावटी मिशन के द्वारा ये प्रश्न बनाए गए हैं। इनको आपकी आसानी के लिए मैं एक बार स्पष्टीकरण के साथ आपको पढ़ा रही हूँ। जयशंकर प्रसाद, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत। ये जयशंकर प्रसाद जो प्रथम पाठ है, इन्होंने इसमें देवसेना का गीत नाम का एक गीत दिया हुआ है, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि उसकी वेदना का वर्णन। वो वेदना उसे इस वजह से है कि वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और स्कंदगुप्त को प्रेम का प्रस्ताव उसने भेजा भी था, किंतु उस वक्त स्कंदगुप्त ने उसका प्रेम का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। और अब जीवन के उस मोड़ पर जब वो राष्ट्र सेवा का संकल्प ले चुकी है और आजीवन वो अब राष्ट्र सेवा ही करेगी, अपना निजी जीवन के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, तब जीवन के उस अंतिम स्टेज में स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव उसके पास आता है, जबकि वो अपनी इस पूंजी को भिक्षा के रूप में दान कर चुकी है, अर्थात इस इच्छा का वो दान कर चुकी है। तो उस समय उसको ये पीड़ा बहुत होती है, वेदना होती है कि मुझे ये जीवन हमेशा संघर्ष का ही विषय रहा। जब जो चाहा वो नहीं मिला और आज वो चाह मिली है जो मैं अब मेरी पूंजी थी, लेकिन मैं उसको लुटा चुकी हूँ। तो सुनिए उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। देवसेना का गीत रचना कौन से नाटक से ली गई है? स्कंदगुप्त नाटक से। देवसेना, आपको इसको हल्का सा याद भी रखना पड़े तो देवसेना, स देव के बाद क्या लिखा हुआ, स बोले तो स्कंदगुप्त नाटक से। प्रश्न नंबर 2, देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना। स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना। देवसेना कौन थी और किससे प्रेम करती थी? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी और वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। किसकी बहन थी? मालवा के राजा बंधु वर्मा की। और प्रेम किससे करती थी? स्कंदगुप्त से। देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली? भाई की मृत्यु के पश्चात देवसेना ने भाई के सपने को पूरा करने की राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली। उसका भाई राजा था और एक युद्ध में उसके भाई और उसके परिवार वाले सारे मारे गए। तो ऐसी स्थिति में सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई और उसने अपना निजी जीवन त्याग दिया और राष्ट्र सेवा का संकल्प ले लिया। कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है? कार्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त से लिया गया। अब आप ये ध्यान देना, देवसेना में स है, स बोले तो स्कंदगुप्त से, और कार्नेलिया का गीत किससे लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से। किससे? चंद्रगुप्त नाटक से। तो बच्चों के क्या करते हैं हम? कान पे चांद का टीका लगाते हैं ना, नजर वजर नहीं लगे। तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए, कार्नेलिया कान पे चांद, यानी कि कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक से। ओके। कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। कार्नेलिया सेल्यूकस की बेटी थी। ओके। और सेल्यूकस किसका सेनापति था? सिकंदर का। यानी ये एक विदेशी महिला थी और सेल्यूकस भी विदेशी था और सिकंदर भी विदेशी। आपको पता ही है, हमारा युद्ध हुआ था उससे, पोरस राजा के साथ। कार्नेलिया का गीत में किसका वर्णन किया गया है? इस कविता में भारत भूमि की महिमा, गौरव और प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है, अर्थात प्रकृति का भी बहुत सुंदर वर्णन है और भारत भूमि की महिमा का गौरवगान किया गया है। प्रश्न नंबर 8, अरुण ये मधुमय देश हमारा कविता में अनजान अतिथियों को आश्रय देने वाला देश किसको बताया गया है? भारत देश को। और कौन सी पंक्ति? ये भी पूछा जा सकता है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कौन सा देश है वो? भारत देश। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाते सुख मेरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में रूपक और मानवीकरण अलंकार है। रूपक अलंकार में किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। तुम्हारा मुख सुंदर है ना, तुम्हारा मुख सुंदर है तो सिंपल सी बात, लेकिन तुम्हारा मुख चंद्रमा है तो मुख को किसका रूप दे दिया? चंद्रमा का। तो इस साधारण पंक्ति में भी रूपक अलंकार। मानवीकरण अलंकार ऐसे जहाँ जड़ और निर्जीव वस्तुओं पर मानव की क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर कैसे है, ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको परीक्षा में डेफिनेशंस भी आए तो आप बता सकें। हेमकुंभ, सोने का घड़ा लेकर उषा रूपी स्त्री सुबह सुबह क्या करती है? भरती ढुलकाते सुख मेरे। किसको भरती है? वो चांद सितारों को उसमें भर देती है और उड़ेल देती है। सूर्य की रोशनी है ना, वो रोशनी के रूप में हमारे सुखों का उड़ेल देती है। तो यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य है कि उषा को स्त्री मान लिया गया है। तो कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण। और सोने रूपी घड़ा है ना, सोने रूपी घड़ा, जहाँ रूप दे दिया उसको, किसको? सूरज को,
है ना। सूरज कैसा होता है, सुबह सुबह उदय होता है तो सुनहरा होता है, तो एकदम ऐसा लग रहा माना सोने का घड़ा आ गया है। उषा अपने साथ सोने का घड़ा लाई है और उसमें चांद सितारों को भर रही है और उससे सारी जगह रोशनी फैला रही है, क्योंकि चांद सितारे जब उसमें चले जाएंगे, अर्थात सुबह के समय में जब चांद सितारे लुप्त होना शुरू होंगे तो सूर्य की रोशनी फैलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सुंदर से चित्रण को, प्रकृति के सुंदर से चित्रण को इस पंक्ति में कितना सुंदर सा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा उकेरा गया है, जिसमें रूपक अलंकार भी आ गया और मानवीकरण भी आ गए हैं। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। 10वां प्रश्न, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और परीक्षा में आने के इसके चांसेस 10वें और 11वें प्रश्न के ज़्यादा हैं। आशा व्यक्ति को भ्रमित करती है, उसे बावला बना देती है। प्रेम में प्रेमी विवेकहीन हो जाता है, प्रेम अंधा होता है। देवसेना भी स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और यह आशा मन में पाली हुई थी कि स्कंदगुप्त भी उससे अपना लेगा, लेकिन क्या होता है, उसकी आशा के विपरीत स्कंदगुप्त ने उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर भी उसके मन में आशा बनी हुई थी, लेकिन वो आशा बनी हुई थी जो नहीं होने की भी आशा बनी होती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? आशा को बावली कहा जा सकता है। 11वां प्रश्न, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की बेक लुटाई। ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की बेक लुटाई, ध्यान से सुनना। उसने भ्रम के वश, यानी कि उसने अपने मन में एक भ्रम पाला हुआ था कि मैं स्कंदगुप्त को क्या करूँगी, प्रेम कर लूँगी, है ना, यानी कि वो भी मुझे मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो उसके मन में अंत में वो क्या करती है, जो राजा बंधु वर्मा की मृत्यु हो जाती है तो वो आजीवन संकल्प ले लेती है कि मैं राष्ट्र सेवा करूँगी, अपना जीवन त्याग देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब स्कंदगुप्त उसको प्रेम प्रस्ताव भेजता है तो उस वक्त ऐसा लगता है कि मैंने भ्रम के वश होकर जीवन भर जो आशा मन में बना रखी थी, उस आशा रूपी पूंजी को, उस इच्छा रूपी पूंजी को मैंने भिक्षा के रूप में दान कर दिया है ना, कि अब मेरे को ये जीवन नहीं चाहिए, इस तरह का कैसा सांसारिक जीवन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो सांसारिक जीवन पुनः स्कंदगुप्त के प्रेम के माध्यम से उसके जीवन में लौटना चाहता है, लेकिन वो तो उसका दान कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में वो कहती है, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, है ना, मैंने भिक्षा में दान कर दी अपनी सारी इच्छाएं। अब देखो इस तरह को किस तरह से लिखा हुआ है इसको लिखावट में। देवसेना निराश और दुखी होकर जीवन के उस समय को याद करती है जब उसे स्कंदगुप्त से प्रेम किया था। उन्हीं क्षणों को याद करते हुए कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्हें पाने की चाह मन में पाली, किंतु ये मेरा भ्रम ही था। मैंने आज जीवन के आकांक्षा रूपी पूंजी को भीख की तरह लुटा दिया है। मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। आज मुझे अपनी इस भूल का पश्चाताप होता है। प्रश्न 12, देवसेना का गीत कविता में देवसेना की निराशा के कारण प्रमुख दो हैं। पहला तो हूणों के आक्रमण के कारण उसके भाई बंधु वर्मा की और परिवार के सदस्यों को वीर गति प्राप्त हो गई और जीवन भर अकेले रहकर उसे संघर्ष करना पड़ा। दूसरा मुख्य कारण है कि वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त का प्रेम न पा सकी, क्योंकि स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करता था और जब स्कंदगुप्त ने उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा तब आजीवन अविवाहित रहने का व्रत का संकल्प ले चुकी थी। प्रश्न नंबर 13, कार्नेल का गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? प्रस्तुत गीत में प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरणें जब भारत की भूमि पर पड़ती है तो प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। उस समय प्रकृति मधुमय दिखाई देती है। यहाँ दूर देशों से आने वाले सभी व्यक्तियों को आश्रय मिलता है। यह देश सभी की शरण स्थली है। यहाँ मनुष्य दयावान और करुणावान है तथा सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यहाँ के लोग सभी को सुख पहुँचाने वाले हैं और भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग रूप, आचार विचार, धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार भारत की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस गीत में है। समझ में आ गए? तो आप इसको पॉइंट्स के रूप में याद कर लीजिए। पहला क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन। दूसरा, सूर्य की किरणें भारत की भूमि पे जब पड़ती है तो प्रकृति की शोभा बहुत सुंदर लगती है। प्रकृति कैसे दिखाई देती है? मधुमय दिखाई देती है। सब तरफ खुशहाली, सुंदरता और देखने का एक मधुर नज़ारा रहता है। दूर देशों से आने वाले हर व्यक्ति को यहाँ एक शरणागत स्थली, जो हमारी भारत की शरणागत वत्सलता है, वो विशेषता के कारण यहाँ आश्रय मिल जाता है और यहाँ के लोग बहुत दयावान है, करुणा, है ना, करुणा के बादल, बरसाती आंखों के बादल, यानी कि दयावान और करुणावान और सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। आप इस प्रश्न को जब याद कर लेंगे तो व्याख्या के रूप में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। यही पॉइंट्स आप व्याख्या में विशेष के रूप में लिख सकते हैं। अगली जो व्याख्या है, छल छल से संध्या के श्रमकण। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू छल से
छल छल से संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। पंक्ति ध्यान देना। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने ये विहाग की तान उठाई। उपयुक्त काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक महत्वपूर्ण मिशन 100 जो ये दे रखा है, उसके अलावा भी मैं आपको जो एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहूँगी कि जो व्याख्या है उसको आपको जो ऊपर का जो संदर्भ एवं प्रसंग है वो बहुत तरीके से लिखना है और विशेष तरीके से लिखना है। बीच में आप एक बार कुछ भी ऊपर नीचे कर देंगे तो चल जाएगा। हालांकि देखो अच्छे मार्क्स के लिए ये सब आपको सभी चीज़ें अच्छी लिखनी पड़ेगी, लेकिन जो कि कॉपी चेक होती है उसके लिए विशेष टिप्पणी जो मैं कर रही हूँ कि वो है कि आप संदर्भ और प्रसंग में कोई गलती ना करें, विशेष भी आप बहुत अच्छे से लिखें। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखना होता है कि कहाँ से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, और प्रसंग में ये लिखना होता है कि इसमें बताया क्या गया है। जब आप राइटर लिखें तो अगर आपको उनका वाद पता है तो आप उनके बारे में लिखिए, उनका कोई विशिष्टता उनको पता है तो उनके नाम के आगे वो टेक करिए आप। जैसे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत शीर्षक से संकलित लिया गया है ना, शीर्षक से संकलित अंश से लिया गया है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए देवसेना के गीत से लिया गया, राइटर जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ है ना, 4 स्तंभों में से। और 4 कौन से हैं? पंत प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों हैं। प्रसंग, ठीक है, प्रसंग और संदर्भ साथ में कर दीजिए, अलग से समय वेस्ट मत करिए, सीधा सा है ना कि इससे लिया गया है, और उसी के साथ आप लिख दीजिए कि इसमें देवसेना की निराशा का वर्णन किया गया है। व्याख्या पे आइए। अब यहाँ पर ये लिखिए कि छायावादी के विजय शंकर प्रसाद कहते हैं कि देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिला, इस वजह से वो निराश है और उसकी आंखों से प्रति क्षण आंसू बह रहे हैं। वह कहती है कि आंसू पसीनों की बूंदों की तरह गिर रहे हैं। मेरे जीवन की इस यात्रा में नीरवता प्रतिपल अंगड़ाई ले रही है। देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रेम की सुखद आशाओं आकांक्षाओं को सपनों में संजोया था, लेकिन ये सारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। जिस प्रकार कोई पथिक थक कर किसी वृक्ष की छाया में सुख सपनों को देखता हुआ विश्राम कर रहा है और तब उसे कोई विहाग राग सुना दे तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार जीवन के उतार पर स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन उसे विहाग के समान लग रहा है। अब स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको शॉर्ट में, स्वीट में, बस एज ए लैंग्वेज कविता की वैसे ही वैसे आपको चिपका देना है और विशेष पे ध्यान देना है। देखिए आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स दे रही हूँ मैं यहाँ पे, विशेष रूप से सुनना। विशेष में अगर आप पहचान पाते हैं कि भाषा कैसी है, कठिन है, सरल है। जब कठिन है तो संस्कृत निष्ठ तत्सम, है ना, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग या तत्सम शब्दावली का प्रयोग, क्योंकि तत्सम को ही कैसे बोलते हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा। तत्सम किसके समान, संस्कृत के समान। तो क्या लिख सकते हैं, प्रथम पॉइंट आप संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग। अब चूंकि यहाँ भाषा बहुत सरल लग रही है आपको, तो आप क्या लिख सकते हैं, भाषा सहज सरल। लेकिन यहाँ पर भाषा वैसे मैं आपको बता दूँ जिसमें संस्कृत के शब्द आए हुए हैं, तो भाषा तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। दूसरा पॉइंट बन जाएगा आपका, काव्यांश की भाषा सरलतापूर्ण है। तो यहाँ पे जो भाषा बिल्कुल सहज सरल समझ में आ जाती है उसमें कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। और जहाँ जिस भाषा में मुहावरों का इस्तेमाल होता है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे मुहावरे आए हैं, तो आप ऐसे श्रमित स्वप्न या मतलब कोई ऐसे लाक्षणिक वर्ड आए जिससे कोई लक्षण के आधार पे अर्थ अलग निकल रहा है, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लाक्षणिकता का प्रयोग। आप पहचान पाए तो लिखिए, नहीं पहचान सकते तो सिंपल भाषा भावानुकूल है। जिसे कुछ समझ में नहीं आता, जो थोड़े से अपने आप को समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, गलत लिखने के बजाय आप ऐसा पॉइंट लिखिए जो हर व्याख्या पे सटीक बैठता है, और वो है कौन सा, भाषा सरल सहज प्रवाहपूर्ण और भाषा भावानुकूल। चूँकि लेखक लिखता है तो भाषा भावानुकूल होगी, तो भावानुकूल हर व्याख्या में फिट बैठेगा। तो प्रथम पॉइंट बना दो आप, भाषा भावानुकूल है। दूसरा, देवसेना की मनोव्यथा का वर्णन हुआ है। अब आपको एक बात बता दूं, जहाँ कुछ करुणापूर्ण चित्रण होता है तो वहाँ लिखते हैं मार्मिक वर्णन। अब यह किसका मार्मिक वर्णन हुआ, देवसेना की वेदना का। तो आप क्या लिखेंगे, देवसेना की वेदना का मार्मिक चित्रण। ऐसा ही आप जब कौशल्या राम का वर्णन करती है तो आप क्या करेंगे, कौशल्या की वेदना का मार्मिक वर्णन, जब राम वन में गए, है ना। तो कहने का मतलब आप एक से दूसरी बात समझ लें। तीसरा, आंसू से गिरते उपमा अलंकार, लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, है ना। नीरवता क्या है, एकाकीपन, और एकाकीपन क्या है, एक स्थिति है जिसको हमने मानव बना दिया, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया, इसलिए मानवीकरण।
श्रमित स्वप्न, स सेम सेम यानी कि अनुप्रास। जब एक ही अक्षर रिपीट होता है एक ही स्थान पे तो वह कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं व्याख्या में? सुनिएगा, रस सुंदर, रसों का सुंदर वर्णन, है ना, या रस का सुंदर परिपाक। यानी कि यहाँ पे कौन सा रस अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, सिंपल सा लिख दो रस का सुंदर वर्णन, क्योंकि कोई सा रस तो आया ही है। अलंकारों का सटीक प्रयोग, नहीं समझ में आ रहा ना अलंकार कौन सा है, लिख दीजिए अलंकारों का सटीक प्रयोग। ठीक है, पॉइंट्स तो बन गए एक बार आपके। चलिए अगला, अब है 15वां, जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय। मैं आपको बता दूँ, कवि परिचय में आपको सबसे पहले एक कहाँ जन्म हुआ है, आता है तो बहुत ही खुशी की बात है, और नहीं आता है तो आप उसकी भाषागत विशेषताएं लिख दीजिए। और वो भाषागत विशेषताएं भी आपको नहीं पता तो अगर आपको पता है कि उस कवि ने कौन सी कविता लिखी है तो उस कविता की जो जो विशेषताएं आपको दिमाग में है वो सारी विशेषताएं उस कवि के जन्म परिचय में, उसके जीवन परिचय में डाल दीजिए। अगर आपने याद किया है, तैयारी की है, तब तो बहुत ही बढ़िया है, आप अपने आप से याद कर लिख सकते हैं। लेकिन नहीं आने पर उससे संबंधित कविता की जो विशेषता है वो सारी की सारी उस कवि की विशेषता बनेगी, है ना। और कोई भी दो उसकी रचनाएं, जो कविता भी हो, उपन्यास भी हो, कहानी भी हो, वो लिख दीजिए। समय अभाव रह जाए और आपका प्रश्न छूटता हो तो केवल टॉपिक डाल दीजिए यहाँ पर, फटाफट फटाफट उसको टेक करके 4-5 लाइन लिख दीजिए, लेकिन प्रश्न छोड़ के बिल्कुल हर हाल में मत आइएगा। अब है 15वां प्रश्न में आपको जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय हैंड टू हैंड याद करवा देती हूँ अभी। जन्म 1889 में और सुंगनी साहू परिवार में। जयशंकर प्रसाद जन्म से प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली साहित्यकार। जो प्रतिभाशाली साहित्यकार हर साहित्यकार पर टिका सकते हैं आप, लेकिन जन्मजात सब पे मत टिकाना। दूसरा, हिंदी के छायावाद युग के 4 स्तंभ में से प्रथम स्तंभ है ना, यह एक स्तंभ है, प्रथम भी मत डालिएगा आप, एक करिएगा। आपकी रचनाओं में राष्ट्रवाद का स्वर प्रमुख है। आपके जिस में राष्ट्रवादी कविता आवे तो ये पंक्ति बहुत अच्छी है, तो राष्ट्रवाद का स्वर प्रमुख है। प्रकृति का मनोरम सजीव चित्रण, है ना, तो प्रकृति का इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण, आपने देवसेना का काल लेने लगी थी, याद है ना आपको। बस कोई पंक्ति आती है तो वो पंक्ति भी इसमें आप टेक कर सकते हैं। आपके रचनाओं में भारतीय संस्कृति की मनोरम और गरिमा में प्रतिष्ठा हुई है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भारतीय संस्कृति की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति इनके रचना में हुई है। जयशंकर प्रसाद की मानवतावादी आशा और उत्साह की प्रेरणा देने वाले साहित्यकार हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद बहुत आशान्वित, है ना, मानवतावादी आशा। अब मानवतावादी आशा बोल लो या कुल मिला के मानवता जगाने वाले हैं, आशा जगाने वाले हैं, उत्साह देने वाले हैं, और राष्ट्र के प्रति प्रेम को हमारे मन में उत्साह के रूप में प्रेरित करने, उत्साह में के रूप में जगा देने वाले हैं साहित्यकार हैं। अब ये क्या क्या हैं? नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी, निबंधकार भी हैं। आंसू झरना लहर कामायनी, ये इनकी क्या है? काव्य संग्रह है। आंसू से क्या बनता है? झरना, झरना लहर के रूप में चल रहा है, और कामायनी तो आप समझ ही सकते हैं। तो इस तरह से आंसू झरना लहर कामायनी, आंसू से झरना बहा, झरने से लहर निकली, और लहर से कामायनी में जो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, अभी आप 12th में इसलिए आपने पढ़ा नहीं है, उसमें क्या आता है? प्रलय आती है ना, पूरा बड़ा सागर होता है, उसमें प्रलय आ जाती है। तो ये पूरा सिस्टमेटिक देख लीजिए, आंसू झरना लहर कमाईने। तो ये चारों पंक्तियाँ, ये चारों क्या है? इनके बड़े काव्य संग्रह, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप बड़ी कंपटीशन देंगे तो उसमें भी पूछे जाएंगे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, आप 3 ही याद कर लीजिए, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये क्या है? इनके नाटक हैं। फिर आंधी और इंद्रजाल और छाया, ये इनके कहानी संग्रह। केवल 3 याद कर लीजिए, ज़्यादा के याद करने के फेर में अभी मत पढ़िए। प्रश्न नंबर 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गीत गाने दो मुझे, सरोज स्मृति से। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि हमें क्या प्रेरणा देते हैं? गीत गाने दो कविता में कवि हमें ये प्रेरणा देते हैं कि कवि हमें निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। कवि के अनुसार किसकी लौ बुझ गई है? कवि के अनुसार पृथ्वी की लौ बुझ गई है। कवि गीत गाने दो मुझे कविता में गीत क्यों गाना चाहता है? हृदय की वेदना को भूलने के लिए। हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला गीत गाना चाहता है। ये भी छायावादी कवि हैं। बाद में क्या बन जाते हैं ये? प्रगतिवादी कवि। भर गया जहर से संसार जैसे हार खाकर। जहर का क्या आशय? कवि ने निराला को जहर से आशय संसार में व्याप्त क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, विषमता, ये जो भाव भरे पड़े हैं, इन भावों से जहर से उनका निराला जी का आशय है। सरोज स्मृति कैसा गीत है? शोक गीत है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है जो उनकी बेटी की याद में उन्होंने लिखा है।
कवि निराला पुत्री सरोज को किसकी पुत्री के समान मानते हैं? कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला के समान। एक प्रसिद्ध ऋषि हुए कण्व ऋषि, उनकी पुत्री शकुंतला, जिनके बेटी भारत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करते हैं? सरोज जो उनकी बेटी है, उनको श्रद्धांजलि के रूप में अपने कवि अपने पुण्य कर्मों का फल समर्पित करता है। सरोज स्मृति कविता का मुख्य स्वर क्या है? सरोज स्मृति कविता में वात्सल्य से भरा एक पिता का विलाप है। अपने बेटी के प्रति अपना प्रेमपूर्ण पिता का विलाप है। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री का नाम है सरोज, और सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री, जिस पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, उसकी स्मृतियों पर केंद्रित वो कविता है। गीत गाने दो मुझे कविता का केंद्रीय भाव। परीक्षा में आते हैं केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव का मतलब होता है मुख्य, इसमें क्या बताया गया है, किस बात को उन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा है। कविता में कवि ने उन परिस्थितियों की ओर संकेत किया है जिसमें संघर्ष का सामना करना पड़ा, और उस संघर्ष का सामना करते हुए समर्थ और शक्तिशाली व्यक्तियों का जीवन बहुत कठिन होता है। हर दृष्टि से वातावरण प्रतिकूल होता है। कवि स्वयं अपने जीवन में संघर्ष करते हुए थक गया है और जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है। जीवन मूल्यों में यानी व्यक्ति परिस्थितिवश जीवन मूल्यों के साथ समझौता कर लेता है। शोषण और अन्याय के सामने सारे संसार को हार माननी पड़ रही है। मानवता के कहीं दर्शन नहीं होते। मनुष्य की चेतना शक्ति समाप्त हो गई है। कवि ऐसे निराश जीवन में आशा का संदेश देना चाहता है। यानी कि वो गीत गाने दो मुझे में कवि, अगर मैं इसको सरल भाषा में आपके सामने रखूं तो गीत गाने दो कवि में ये कहना चाहता है कि संसार विपरीत परिस्थितियों में हार चुका है। ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति अपने सारे नैतिक मूल्यों को भूल के गलत कार्यों को करने में प्रवृत्त हो गया है। ऐसी स्थिति में मुझे इन लोगों में आशा जगानी पड़ेगी जो सच के साथ चल रहे हैं, अच्छे कार्यों के साथ चल रहे हैं, नैतिक मूल्यों के साथ चल रहे हैं, कहीं वो हार न जाएं। इसीलिए उनकी वेदना को हरने के लिए मुझे, उनमें इच्छा शक्ति बढ़ने के लिए, अदम्य चेतना शक्ति बढ़ने के लिए मुझे गीत गाने की आवश्यकता है। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को गीत गाने दो मुझे तो वेदना को भूलने के लिए, है ना। पंक्तियाँ मेरे भी स्मृति से आउट हो रही है वापस। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? ठग ठाकुर एक प्रतीक है। अब आप विशेष रूप से ये प्रश्न आने जैसा है। ठग ठाकुर एक प्रतीक है जो उन शोषक की ओर संकेत करता है जो सदैव समाज का शोषण कर रहे हैं। ये पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और सदैव साधारण जन पर अत्याचार करते हैं। ये छिपे हुए ठग हैं जो प्रत्यक्ष में सीधे और सरल स्वभाव के साथ दिखते हैं, पर पर्दे की आड़ में जनता का खून पीते हैं। देखिए, ऐसे शोषकों पर संकेत किया है जो सदैव समाज का शोषण करते हैं, पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात मोटी मोटी पूंजी इनके पास इकट्ठी रहती है। और आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा धन कमाना इतना आसान नहीं होता, तो किसी न किसी का शोषण पर ही अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और साधारण जन पर अत्याचार करते, काम उनसे बहुत करवाते हैं और उनको उतना लाभांश दिया नहीं जाता है। ये छिपे हुए ठग हैं जो प्रत्यक्ष में सीधे और दिखते तो सरल स्वभाव के हैं, लेकिन ये उस पर्दे के आड़ में जनता का खून पीते हैं। आकाश बदल कर बना मही। देखिए, इस पंक्ति कितनी सुंदर है निराला जी की। आकाश बदल कर बना मही। जो उनकी पत्नी है वो पहले ही मर चुकी हैं, अर्थात वो पहले ही दिवंगत हो चुकी हैं। अब उनकी पुत्री का विवाह है, तो पुत्री विवाह में उनकी जैसी लग रही है, उनकी पत्नी की जैसी, अर्थात माँ का स्वरूप ही बेटी में उन्हें दिखाई दे रहा है। यानी कि अपनी पत्नी का स्वरूप वो बेटी की सुंदरता के रूप में, बेटी जब बहू के रूप में, मतलब बेटी जब एक दुल्हन के रूप में तैयार हुई है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि साक्षात उनकी पत्नी ही आकाश से उतरकर धरती पर आ गई है अपनी पुत्री के रूप में। तो आकाश बदल कर बना मही, यानी जो दिवंगत रूप है वो भी आकाश में मौजूद है, और जो बेटी साक्षात धरती पर है वो उस दिवंगत रूप को धरती पर साकार कर रही है। ये इस पंक्ति में संकेत किया गया है। दुख ही जीवन की कथा रही, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशिष्ट रूप से इसे आप याद करिएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कविता के आलोक में कवि के हृदय की पीड़ा का वर्णन कीजिए। जो निराला जी हैं वो आजीवन संघर्ष करते रहे, और हृदय भी उनका इतना कोमल, और कि वो किसी का भी दुख देख के अपने पास
जो भी पैसा उनका लेखन के द्वारा आता उसे दान भी कर देते हैं, चाहे उनका जीवन उसके लिए संघर्षमय रहा हो। अपने परिवार का, अपने बच्चों का कुछ विशिष्ट वो विचार नहीं करते। कहीं से भी पैसा भी आ गया तो उसे दान कर देते हैं। परिवार काफ़ी उन आदतों से काफ़ी कष्टमय जीवन जीता रहा। तो यहाँ पर काफ़ी अभाव में उनका जीवन चला। कवि का भाव यह है कि मेरा सारा जीवन दुख और अभावों से भरा हुआ है। अब कवि के जीवन में उसके परिवार का कोई जन नहीं बचा और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी उन्होंने मौत का संघर्ष देखा है। छोटे थे तो माता पिता, फिर पत्नी, फिर बेटा बेटी, सब अपने हाथों से उन्होंने इन सबको छोड़ा है। तो ये संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष उनके जीवन का रहा है। इसके अलावा निर्धनता ने भी उनके पीछा नहीं छोड़ा है। कवि का भाव है कि मेरा सारा जीवन दुख और अभावों से भरा हुआ है। अब कवि के जीवन में उसके परिवार का कोई जन नहीं बचा है। कवि को आजीवन संघर्षों से जूझना पड़ा। मेरे जीवन की सारी कथा दुख में डूबी हुई है, इसलिए मैंने इस कविता में उस दुख गाथा को गाया है जिसे मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। इन पंक्तियों में निराला की गहरी वेदना छुपी हुई है। तो वो जीवन की क्या कथा रही मैंने आपको थोड़ा सा स्पष्ट किया भी है। 15, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। देखा अमूल एक नवल विवाह, है ना। सरोज का विवाह एक सामान्य विवाह था। उसमें किसी प्रकार की आंतरिक और बाह्य प्रदर्शन नहीं था। विवाह में निराला ने किसी को निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा था। कुछ स्वजन ही विवाह के समय उपस्थित थे। सरोज के विवाह में दहेज के रूप में कोई भी सामान दान नहीं किया गया। घर पर न तो संगीत प्रोग्राम हुआ, न रात का कोई जागरण हुआ। विदाई के समय भी कन्या को शिक्षा भी स्वयं पिता ने ही दी। इस प्रकार ये विवाह अन्य विवाहों से पूर्णतः भिन्न था। पंक्ति बहुत ही बढ़िया है ये व्याख्या के रूप में। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रघात, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा मात। मेरे इस पथ पर मेरे सारे सकल, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, करने गत कर्मों का अर्पण, कर करता में तेरा तर्पण। बहुत ही बढ़िया पंक्तियाँ भावुक करने वाली। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 2 छायावधि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, द्वारा रचित सरोज स्मृति से लिया गया है। अगर आपको कोई वाद याद नहीं है तो बहुत ही एक ट्रिक दे रही हूँ यहाँ पे। आप लिखिए सरस्वती पुत्र। क्या लिखेंगे आप? सरस्वती पुत्र, क्योंकि सारे लेखक और कवि किसके पुत्र माने जा सकते हैं? माता सरस्वती के पुत्र माने जा सकते हैं। तो वरद सरस्वती पुत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति से लिया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया? बहुत आसान है, आपको पता है। कवि ने अपने हृदय की संपूर्ण करुणा को अपने पुत्र के प्रति समर्पित किया है। एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष में जीवन और पुत्री के प्रति कुछ नहीं कर पाने का पश्चाताप इसमें व्यक्त हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया आपको तो साधारण था, यहाँ पर अपनी पुत्री के लिए वो कुछ न कर सके, इस बात की उन्होंने व्याकुल होकर वेदना के रूप में यहाँ अभिव्यक्ति दी है। व्याख्या। कवि प्रिय पुत्री के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे पुत्री सरोज, तो मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। मैंने लंबे समय तक तेरी स्मृतियों को, यादों को अपने हृदय में बनाए रखा, परंतु अब मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ। उस व्याकुलता को प्रकट कर रहा हूँ। मैंने जीवन भर दुखी झेला है। आज जिस दुख को मैंने किसी के सामने नहीं कहा, आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। मानवीय धर्म की रक्षा करते हुए तो सिर नम्रता से झुका ही रहेगा, चाहे मेरे शील सौजन्य रूपी सत्कर्म और धर्म शीतकालीन कमल के पंखुड़े के समान बिखर ही क्यों न जाए, मुझे चिंता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये कि मेरे सारे अच्छे कर्म बिखर जाएं, लेकिन फिर भी मुझे अपने भगवान इन सत्कर्मों पे ही चला के रखे। मैं अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों का जो भी मैंने आजीवन अच्छे अच्छे कर्म किए, वो सब कर्म का फल तुझे सौंपता हूँ, और यही मेरा अर्पण है, यही मेरी तेरे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस पथ पर यदि धर्म रहे न तो सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। जैसे सर्दी में उन पे कमलों पर क्या पड़ता है? पाला पड़ जाता ना, उसी भांति यानी कि कमल की पंखुड़ियों की तरह बिखर जाए या इन पे पाला पड़ जाए, कुछ भी हो जाए और वो नष्ट हो जाए, अर्थात मेरे अच्छे कर्म नष्ट होते हों इस मार्ग पे चलते हुए, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है भगवान, तो मुझे सदैव धर्म के मार्ग पे ही चला के रखना। और इस धर्म के मार्ग पे चलते हुए मैंने जितने भी अच्छे कर्म किए, वो सब कर्म, अच्छे कर्मों का अर्पण मैं किसे करता हूँ? सरोज को, पुत्री सरोज को करता हूँ, और यही अर्पण करके मैं तेरा तर्पण करता हूँ। विशेष, यही मेरी सच्ची तेरे प्रति श्रद्धांजलि है।
कवि की भाषा तत्सम प्रधान भावानुकूल। प्रसाद और निराला, इनकी भाषा हमेशा तत्सम प्रधान है, ठीक है, और भावानुकूल है। हो गया ना आपका फिक्स। दूसरा, इस काव्यांश में कवि की करुणा व पुत्री स्नेह प्रकट हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं कवि की वेदना का मार्मिक वर्णन। पहले देवसेना की वेदना का मार्मिक वर्णन था, अब यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वेदना का मार्मिक वर्णन, पुत्री के प्रति स्नेह का वर्णन। और शीत के से शतदल में कौन सा अलंकार हो गया? उसके जैसे, है ना, जहाँ पे तुलना की जाती है तुम उसके जैसे हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ओके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय। ज़्यादा कठिन भाषा आपको नहीं आती है, अभी आप याद करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अपनी भाषा में बना लीजिएगा। और जब आपने तैयारी की है तो बिल्कुल आप साहित्यिक भाषा में लिखिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1898। देखिए, एक ट्रिक देती हूँ आपको। जयशंकर प्रसाद 1889 और इधर 1898, 8-9 को आगे पीछे ही करना है ना। प्रसाद और निराला दोनों ही छायावादी कवि, और ये इनसे क्या है, निराला वो उनसे क्या हो गए, वो निवासी के और ये 98 के हैं। 8-9 पीछे का आगे पीछे हुआ है सिर्फ। बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ है, ठीक है, मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में। उनके बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार था। छायावादी कवि के साथ ये कौन से कवि हैं? प्रगतिवादी भी हैं। उनकी कविता में किसका विरोध है? शोषण का विरोध है और शोषकों के प्रति घृणा का भाव है। ये प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है। ये क्रांतिदर्शी कवि हैं। उन्होंने छंद मुक्त, सबसे बड़ी इनकी कविता को देन रही है, इन्होंने छंद मुक्त कविता का ये प्रवर्तक है ना। पहली बार उन्होंने कविता में एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने बिना छंद की कविताएं लिखी, जिसमें तुक का कोई आवश्यकता नहीं रही हो। छंद और छंदबद्ध कविताएं भी बहुत सबसे बेस्ट कविताएं लिखी, मैं कह सकती हूँ। उन्हें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का भी बोध था। अपनी दिवंगत पुत्री के वियोग में सरोज स्मृति नामक एक लंबी कविता लिखी। ये एक शोक गीत है ना। पुत्री के वियोग में, उसकी मृत्यु के पश्चात जो लिखा जाता है, किसी की मृत्यु के पश्चात उसे शोक गीत कहा जाता है। तो एक लंबा गीत है, शोक गीत है, दिवंगत पुत्री के प्रति है। और परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। क्या हैं? गीत अपन अब इसको याद करने का ट्रिक, जब गीत अनामिका की शादी थी, उसमें गीत गाने गए तो वहाँ पर क्या बांटा गया? परिमल बांटा गया। क्या बांटा गया? परिमल खाने की होती है, आप उसको परिमल के नाम से याद कर लीजिए। अनामिका की शादी में क्या हुआ? गीत गाने गए, वहाँ पे क्या बांटा गया? परिमल बांटा गया। 3 पक्के याद कर लीजिए यार। बाकी अगर आपने तैयारी की तो बाकी तो आपने याद ऐसे ही है आपको, और आप इसको आगे याद करना चाहते हैं तो परिमल के साथ नए पत्ते भी दिए गए, ठीक है, और कुकुरमुत्ता भी वहाँ पर आए थे, और तुलसीदास जी ने भी उस शादी में आशीर्वाद दिए, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने भी आशीर्वाद दिया, और कौन आया था वहाँ पे शादी में? कुकुरमुत्ता भी आए थे। और किसकी शादी थी? अनामिका की थी। क्या हुआ था? गीत गाए थे, ठीक है। और क्या क्या बांटा था? परिमल, ठीक है। अब याद ये रखिएगा कि ये सब शादी किसकी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की शादी। तो सरोज की शादी आपको याद होगी, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको एक लिंक करने के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता, ठीक है। बहुत ही शानदार कविता और बहुत ही मेरे प्रिय कवि। दीपक और पंक्ति किसके प्रतीक हैं? दीपक व्यक्ति का और पंक्ति समाज का प्रतीक है, ठीक है। सागर और बूंद किसके प्रतीक है? सागर समाज का और परमात्मा का, और बूंद किसका है? आत्मा का। बहुत ही साधारण सी बात है। सागर समाज और परमात्मा का, और बूंद व्यक्ति का मान लो या आत्मा का मान लो। दीपक और पंक्ति किसके प्रतीक है? दीपक व्यक्ति का और पंक्ति समाज का। पंक्ति नंबर 3, यानी प्रश्न नंबर 3 की पंक्ति नंबर 3 पे आ जाइए। ये दीप अकेला कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? बावरा अहेरी से ली गई है। किससे ली गई है? बावरा अहेरी। या बावरा अहेरी किसे कहा गया? सूरज को। प्रश्न नंबर 4, मैंने देखा एक बूंद कविता अज्ञेय के किस काव्य संकलन से संकलित है? अरे ओ करुणा प्रभा में। किससे संकलित है ये? अरे ओ करुणा प्रभा में काव्य संकलन से। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि बूंद के परिप्रेक्ष्य में किसकी बात कर रहा है? एक बूंद की क्षणभंगुरता की। किसकी बात कर रहा है? एक बूंद की क्षणभंगुरता की। ये दीप अकेला कविता में किसको संदेश दिया गया है? मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का। अर्थात व्यक्ति अपने आप में अकेला कुछ विशिष्ट कार्य नहीं कर सकता, यदि वो समाज के साथ अपनी विशिष्ट शक्तियाँ जोड़ेगा, है ना, तभी उसका कल्याण
होगा प्लस समाज को भी उसका फ़ायदा होगा। अन्यथा ना तो उसकी शक्ति की कोई औचित्य रहेगी, ना समाज को उसका कोई फ़ायदा मिल पाएगा। ये दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो, है ना। ये पंक्ति दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए ये बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता क्यों कहा है। ध्यान दीजिएगा, पंक्ति बहुत अच्छी है। गर्व भरा, स्नेह भरा और मदमाता क्यों कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, पहले हम इसका प्रतीक स्पष्ट कर देते हैं। दीप अकेला कविता में 2 प्रतीकार्थ शब्द हैं, एक दीपक एक पंक्ति। दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। दीप में स्नेह रूपी तेल भरा होता है, स्नेह रूपी बोले तो प्रेम रूपी, तभी वह अपने आप को जलाकर संसार को प्रकाश देता है। यहाँ पर देखिए, दीपक 2 प्रतीक है ना। जब तेल भरा है तो वो क्या खुद से जल रहा है और संसार को क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। उसकी लो ऊपर उठती है, मानो उसका ये क्या है, गर्विलापन है, यानी कि वो इस घरों में जी रहा है कि देखो मैं अपने आप को जला के आपको खुशियाँ दे रहा हूँ। उसकी लो हवा के साथ इधर उधर झूमती है ना। यानी कि वो अपने आप को दिखाता, देखो मैं अपने आप को भस्म कर रहा हूँ, लेकिन इस मद में वो झूमता है और ये इसका क्या है, मदमातापन है। इसी प्रकार मनुष्य भी स्नेह से भरा हुआ है और स्नेह से भरा हुआ उसमें भी समाज का एक अंग, स्नेह से भरा हुआ समाज का वो भी एक क्या है, समाज का अंग है। ये गर्व की बात को समझता है कि मुझ में कुछ अच्छा है और मैं उसको समाज को देना चाहता हूँ। उसकी लो हवा के साथ इधर उधर झूमती हुई उसका मदमातापन है। इसी प्रकार मनुष्य स्नेह से भरा उसमें भी समाज का एक अंग होने का गर्व रहता है। इसी का कारण वह भी मदमाता होकर झूमता है, यानी सभी गुण उसमें भी है। और अहंकार आना देखो मनुष्य को स्वाभाविक भी है, आप जानते हैं अच्छी तरह से इस चीज़ को। प्रश्न नंबर इसी का अपन पढ़ेंगे अब। आना चाहिए था यहाँ पर 8, प्रिंट नहीं हो पाया, ठीक है। 8वां प्रश्न ही है, ये अद्वितीय, यह मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित। ये पंक्ति के आधार पर व्यष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताई है। व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अकेला है, उसकी सार्थकता तभी है जब एक समाज के साथ वो मिल जाए। समाज का भला भी तभी होता है जब व्यक्ति उसके साथ मिले। इसी प्रकार व्यष्टि समष्टि दोनों का हित होता है। व्यक्ति के गुणों का लाभ समाज को मिलता है, तभी राष्ट्र मजबूत होता है। कहने का मतलब व्यक्ति सर्वगुण शक्ति संपन्न है, लेकिन वो अपना इन शक्तियों का प्रदर्शन करेगा कैसे अगर समाज नहीं हो तो। और जब वो अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन समाज के साथ करेगा तो उन शक्तियों से समाज भी लाभान्वित होगा, और समाज के साथ वो शक्तियों को जोड़ेगा तो उस पर कुछ चीज़ों का अंकुश भी होगा और वो निरंकुश नहीं बनेगा। शक्तियों का सही समाधान होगा और शक्तियों का सही उपयोग हो पाएगा और राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। दीप और व्यक्ति की पंक्ति और समाज में विलय होना अति आवश्यक है।